गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग अवकलज के अनुप्रयोग में बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक में पहुंच गए हैं, उच्चतम और निम्नतम। तो उच्चतम निम्नतम नाम से ही आप समझ में आ रहा है कि जिस बिंदु पर फलन का मान सबसे ज़्यादा आएगा वो उच्चतम हो जाएगा और जिस बिंदु पर फलन का मान सबसे कम आएगा वो निम्नतम हो जाएगा। तो उच्चतम निम्नतम को हम मैक्सिमा मिनिमा भी कह सकते हैं। तो आपकी किताब की परिभाषा मैंने बोर्ड में लिखी है, बस खाली एक बात बता देता हूँ कि जो लिखा है उससे हम क्या समझेंगे, जो बोला वही चीज़ है। तो देखिए किस तरह से लिखा है, एक अंतराल को इंग्लिश में इंटरवल कहते हैं, इसलिए किससे लिख दिया, कैपिटल आई से लिख दिया। ठीक, तो एक अंतराल आपको दिया रहेगा, फलन परिभाषित होना चाहिए। तो एक फलन, मैं इसको इस तरह से लिखा, फंक्शन जब पढ़े मैं इस तरह से लिखता हूँ, एफ फलन है, फंक्शन है, कहाँ परिभाषित है, किसी अंतराल में। अंतराल मतलब इंटरवल, इंटरवल को जनरली मैंने ऐसे लिख दिया और मैंने ए और बी लिख दिया कुछ। ठीक है, तो ये अंतराल हो गया। से कहाँ वास्तविक फलन कह रहा हूँ, तो यहाँ कोई वास्तविक संख्या नहीं। मैंने आर लिखा है तो ऐसा नहीं कि आर ही आए, आर का उपसमुच्चय भी आ सकता है। मीन्स वो प्राकृतिक संख्याएं हो सकती हैं, वो पूर्णांक हो सकते हैं, वो होल नंबर्स हो सकते हैं। तो ये जो इसने ये बात कही इसको इतना सा समझिए, एक परिभाषित फलन होना चाहिए, एक किसमें परिभाषित होना चाहिए, एक अंतराल में। और ऑब्वियसली हम लोग वास्तविक फलनों के बारे में बात करते हैं तो यहाँ क्या होगा, आर होगा। अब इसमें तीन कंडीशन लिखिए। तो पहली कंडीशन में क्या लिखा है, फलन उच्चतम मान देगा अपने अंतराल में। उस अंतराल में किस बिंदु पर, सारे बिंदु पर थोड़ी, किसी एक बिंदु पर, कोई बिंदु या दो भी हो सकते हैं। फिलहाल अभी तो समझने के लिए मैंने क्या बिंदु लिखा, सी। तो अंतराल में कोई बिंदु सी है, किस प्रकार है उसका अस्तित्व, कि उस बिंदु पर फलन का मान, अब x लिखा है, यहाँ x समझ में, यहाँ देखिए उस अंतराल के एवरी x मतलब प्रत्येक x के हर मान के लिए अंतराल में जितने भी बिंदु हैं, ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए मैं अंतराल 1 से 5 तक का कहता हूँ, तो 1 से 5 तक के बीच में तो बहुत सारी वास्तविक संख्याएं हैं। और मैंने कहा मान लीजिए वो बिंदु सी आपका 3 है, 3 यहाँ कहीं, तो क्या होना चाहिए, अगर मैं इस चीज को समझना चाह रहा हूँ तो 3 पर फलन का मान f3 और बाकी जितने भी सारे बिंदु हैं इस बिंदु पर फलन का मान वो सब अलग अलग 1.1, 1.22 जो समझना चाहता हूँ, वो सारे ही किससे प्रदर्शित हो रहे हैं, एफ एक्सिस से। अगर मैं फलन के उच्चतम मान के बारे में बात कर रहा हूँ तो इस बिंदु पर फलन का मान सबसे ज्यादा आना चाहिए। तो f3 का मान बाकी बिंदुओं को फलन के मान से ज्यादा आना चाहिए, तो हम कह देंगे फलन क्या है, उच्चतम है। और वो बिंदु क्या हो जाएगा, उच्चतम बिंदु हो जाएगा। तो वही लाइन लिखी है, fc क्या हो गया, उच्चतम मान हो गया, और c क्या हो गया, उच्चतम बिंदु हो गया। ठीक, सेम बात किसके लिए आ जाएगी आपके पास, न्यूनतम के लिए। फिर वैसे समझिए, कोई अंतराल आपको दिया रहेगा, उस अंतराल के किसी बिंदु c पर फलन का मान निम्नतम कह रहा हूं तो उस बिंदु पर फलन का मान सबसे कम आना चाहिए। फिर यही परिभाषा समझिए, 3 पर फलन का मान सबसे कम आना चाहिए, इसका मतलब बाकी सारे बिंदुओं पर फलन का मान उससे ज्यादा आएगा। तो कौन सा मान कम होना चाहिए, मैं निम्नतम पढ़ रहा हूं तो सी बिंदु पर फलन का मान कम होना चाहिए अन्य सभी बिंदुओं से। और आपने कहा ऐसा मतलब नहीं हो रहा, अब हमारे पास तीसरी कंडीशन देखिए क्या लिखी है मैंने। तीसरी कंडीशन में लिखा, एक अंतराल दिया है, चरम मान लिख दिया, एक्सट्रीम वैल्यू समझिए, ये कुछ अलग लिखा है मैंने यहाँ पर को। तो चरम मान क्या होते हैं, रखने वाला फलन कहलाता है। तो एक्सट्रीम वैल्यू फंक्शन किस तरह से कैलकुलेट करेंगे इसको, फिर जो आप अवकलज के अनुप्रयोग के अंदर पहले अवकलज करोगे। अभी आप देखिए यहाँ परिभाषा मैंने कहीं अवकलज करने के लिए नहीं कहा है, सिंपल परिभाषा दी है। तो अंतराल में f जो फलन दिया है वो एक चरम मान, एक्सट्रीम वैल्यू रखने वाला एक फलन कहलाएगा। मीन्स वो फलन एक्सट्रीम वैल्यू वाला फलन कहलाएगा। कब कहलाएगा, जब उस अंतराल में कोई बिंदु ऐसा होगा जिस पर फलन का मान क्या हो, उच्चतम हो या निम्नतम। इसका मतलब जिस बिंदु पर फलन का मान उच्चतम हो या निम्नतम हो, वो दोनों ही बिंदु को हम एक नाम दे देंगे। क्या नाम दे देंगे, हम उसको एक्सट्रीम पॉइंट कह देंगे या चरम मान कह देंगे। तो अगर मेरे से केवल चरम मान पूछा है तो आप सोचिए उस बिंदु पर फलन का मान उच्चतम भी हो सकता है और निम्नतम भी। और लेकिन खाली उच्चतम कह रहा हूं तो केवल उच्चतम वाली परिभाषा पर जाइएगा, निम्नतम वाले में निम्नतम पर। और उच्चतम और निम्नतम दोनों साथ में कह रहा हूं तो उसको एक ही वर्ड यूज करना है, तो क्या वर्ड यूज करिएगा, एक्सट्रीम वैल्यू या चरम मान। ये तो परिभाषा से आप समझें। अब हम इसको अवकलज से कैसे करेंगे, अब आप उसको समझिएगा, इस तरह से परिभाषित कैसे कर सकते हैं। फिर वास्तविक फलन के बारे में बात कर रहा हूँ, हो सकता है यहाँ कोई अंतराल दिया है तो इंटरवल आई अंतराल का नाम है, ये क्लोज इंटरवल ए भी हो सकता है, 0 to से कुछ भी अंतराल लिखा होगा से वास्तविक है ना। तो किताब में जब देखोगे तो पूरा लिखेगा एक कैसा फलन है, वास्तविक फलन है और किसी अंतराल में परिभाषित है। ठीक, इस अंतराल में अब कोई बिंदु मैं सी पर डिस्कस कर रहा हूँ। सी पर डिस्कस करने के लिए अब आप क्या करोगे कैलकुलेशन में, सी से थोड़ा सा लेफ्ट में अगर मैं जाऊंगा तो पॉइंट क्या बनेगा, सी से थोड़ा सा कम, और थोड़ा सा राइट में जाऊंगा तो क्या बनेगा, सी से थोड़ा सा ज्यादा। ठीक, तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे समझूं, सी पॉइंट था, सी से थोड़ा सा लेफ्ट में गए तो दूसरे सी माइनस है, पता थोड़ी है कितना छोटा है, बस स्मॉल क्वांटिटी है। और राइट में गए तो इंटरवल क्या बनेगा, सी और सी प्लस एच के बीच। अब इसी को ग्राफ में समझिए, मान लीजिए मैंने एक फलन ऐसे बना रखा है, ठीक हो गया। अब इसमें मैं सी बिंदु पर डिस्कस करना, यहाँ डिस्कस करना चाहता हूँ, इस पर डिस्कस करना। यहाँ मैंने क्या लिखा है, x इक्वल टू सी लिखा है। ये अगर सी बिंदु है तो सी के थोड़ा सा अभी समझाने के लिए दूर बना दिया, लेकिन बहुत कम है, सी माइनस एच। तो इस बिंदु पर फलन का मान, ये फलन का मान हो गया, इसका मतलब ये जो डिस्टेंस है ये क्या आ जाएगी, एफ ऑफ सी माइनस एच। और राइट में जो आ जाएगा वो पॉइंट क्या आ जाएगा, सी प्लस एच। तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू सी प्लस एच बन जाएगी और फलन का मान आ जाएगा एफ ऑफ सी प्लस एच।
तो जो मैंने ये अभी समझाया आपको, जो मैंने इस तरह से लिखा है एफ सी माइनस एच, ये एफ सी प्लस, क्या समझ में आ रहा है कि सी बिंदु पर फलन का मान उच्चतम है या निम्नतम है? तो आप देखोगे नहीं, सबसे कम आपको इसमें लग रहा है, सबसे ज्यादा इस पर लग रहा है। लेकिन इसी ग्राफ को अगर मैं इस तरह से बना देता, यहीं से नीचे गिरा देता, तब आप क्या देखते हैं, ये सी बिंदु पर और ये क्या है सी माइनस एच पर और ये सी प्लस एच पर। लेकिन आप देख रहे हो कि सबसे बड़ा मान किस बिंदु पर मिल रहा है मुझे, सी बिंदु पर। आप कह दोगे फलन का उच्चतम मान किस बिंदु पर है, सी पर है, जबकि मैं क्या गया उससे थोड़ा सा ज्यादा थोड़ा सा कम में गया। अब आप देखिए एफ सी माइनस एच का मान एफ सी से ज्यादा है कम है, ऑब्वियसली कम है। सी प्लस एच का मान वो भी कैसा है, सी से, तो सी वाला मान बड़ा है ना, तो हम क्या कह सकते हैं उसके ऊपर थोड़ा सा आगे पीछे जाने में एच की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, बस एक पॉजिटिव क्वांटिटी, ताकि पीछे कम करेंगे, माइनस कर रहे हैं तो कम हो रहा है और प्लस कर रहे हैं तो बढ़ रहा है। तो सी का मान सबसे ज्यादा आ रहा है तो ये उच्चतम मान देगा। आपने कहा हर ग्राफ ऐसी थोड़ी क्या, मान लीजिए इस तरह का होता है तब ऐसी समझिए, ये फिर से बिंदु सी और सी के लेफ्ट में सी माइनस है, सी के राइट में सी प्लस है, फिर से बिंदु पर ये एफ ऑफ सी माइनस एच, याला एफ सी, और बीच में कौन सा आ जाएगा, इधर आगे की तरफ ले लेंगे तो क्या बन जाएगा एफ ऑफ सी प्लस। जो इसमें बनाया है, इसमें आप देखिए जो सी वाला बिंदु पर फलन का मान है एफ सी, ये सबसे कम है। एफ सी का मान एफ सी प्लस सी माइनस एच से भी कम है, एफ सी का मान एफ सी प्लस एच से भी कम है। तो दोनों ही बिंदुओं पर फलन का मान इस वाले रिजल्ट में एफ सी वाला मान छोटा है, तो ये किसको देगा, आपका निम्नतम को परिभाषित करेगा, और ये किसको परिभाषित करेगा, उच्चतम को, क्योंकि इसमें सी बिंदु पर फलन का मान, तो जो उच्चतम, तो जो परिभाषा पहले लिखाई थी वही तो थी, बस ये आपको ग्राफ से समझा दिया। ठीक, तो इस तरह के फलन अगर ग्राफ बने हुए आते तो आप सीधे समझ जाओगे, हाँ यार इस बिंदु पर फलन का मान उच्चतम है और इस बिंदु पर फलन का मान निम्नतम है। अभी इस तरह के और भी ग्राफ बताऊंगा तो वहाँ डाउट हो जाएगा, यार उच्चतम भी मिल रहा है ना निम्नतम मिल रहा है, कैसे, जैसे ये ग्राफ को देखिए मैंने एक लाइन बना दी, अब बताओ क्या दिखाओ, अंतराल नहीं दूंगा तो आप बता ही नहीं पाओगे कहाँ उच्चतम है कहाँ निम्नतम। मैं देता चलो 1 से लेकर 4 के बीच में बताओ, तो आप बता दोगे हाँ एक में ऐसा है और 4 में सबसे बड़ी वैल्यू है। ठीक, तो इसमें इस तरह की परिभाषा नहीं आ पाएगी। फिर हम एक और देखते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को दूसरे तरीके से देखेंगे। अब हम देखेंगे इसको अवकलज के अनुप्रयोग से, जो मेन टॉपिक है हमारा। तो प्रथम अवकलज परीक्षण क्या है, जिसको इंग्लिश में फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट कर दिया। तो डेरिवेटिव के बारे में आपने पढ़ा है, जब टेंजेंट वगैरह भी पढ़ी, डी वाई बाई डी एक्स वाला रिजल्ट। तो अब फिर यही ग्राफ मैंने वही पुराने वाले लिखे इसी को, तो इसमें सी से लेफ्ट में जब आप बात करते हैं, सी के लेफ्ट में आप देखिए सी माइनस एस से सी वाले रिजल्ट में, यहाँ पर आप अगर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं डी वाई बाई डी एक्स, तो आप समझेंगे अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ इस रिजल्ट के लिए, तो इसका डी वाई बाई डी एक्स का मान कैसा आ जाएगा, एक्यूट एंगल बनाएगा ना, तो क्या जाएगा, डेरिवेटिव का मान धनात्मक होगा। लेकिन इसके जस्ट बाद वाले में यहाँ अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो एंगल यहाँ से नहीं लेते, एंगल हमेशा कैसे लेते हैं बता रखा है आपको, एक्स अक्ष के अनुदिश एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वामावर्त दिशा में। तो ये अधिक कोण बना रहा है, अधिक कोण बना रहा है, तो इस वाले केस में ये क्या हुआ, लेफ्ट वाला डेरिवेटिव हुआ। राइट वाला डेरिवेटिव लिखूंगा आर एफ डैश सी लिखूंगा तो कैसा आ रहा है, ऋणात्मक आ रहा है। इसका मतलब जब लेफ्ट डेरिवेटिव की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव आई और राइट वाले की वैल्यू नेगेटिव आई, तो क्या हो गया इस वाले पॉइंट पर, सी वाले पॉइंट पर हमें क्या मिला था, महत्तम मिला था। इसका मतलब हम क्या कहेंगे, सी बिंदु पर एफ सी क्या दे रहा है मुझे, उच्चतम दे रहा है। ठीक, और अगर किसका, लेकिन साइन किसका देखा है, एफ डैश का ही देखा है। अवकलन करेंगे, अवकलन करने के बाद देखेंगे कि उस बिंदु के लेफ्ट में या उस बिंदु के राइट में क्या हो रहा है। हम लोग धनात्मक से ऋणात्मक गए तो हमें क्या मिल रहा है, उच्चतम। कभी एकदम से भूल जाते हैं यार ये धनात्मक से, फर्स्ट ग्राफ देखिए, ऐसे ग्राफ बनाए आपको पता है उच्चतम है। यहाँ वाले में आप देख रहे हो एक्यूट एंगल मतलब न्यूनकोण बनना है धनात्मक, और बाद में धनात्मक से ऋणात्मक गया तो आप समझिए उच्चतम मिलने वाला है मुझे। और अगर ऐसा वाले ग्राफ को देखिए, इसमें आप देखिए एल एफ डैश सी, अगर मैंने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट किया तो ये हुआ, लेफ्ट वाले में अधिक कोण बनेगा इस वाले, इसका मतलब यहाँ ऋणात्मक आएगा। और राइट वाले रिजल्ट में कैलकुलेट करूंगा, राइट हैंड डेरिवेटिव कराऊंगा तो ये इस तरह का आएगा, तब क्या बनेगा, एक्यूट एंगल न्यूनकोण, ऐसा नहीं इसमें धनात्मक। इसका मतलब जब ऋणात्मक से धनात्मक की ओर को जाएगा तो एफ सी क्या देगा मुझे, निम्नतम मान देगा। तो इसलिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट क्या कहता है, हमसे डेरिवेटिव की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, मीन्स अब डायरेक्ट न्यूमेरिकल के हिसाब से करूँ, मुझे फंक्शन दिया रहेगा, मैं डेरिवेटिव कैलकुलेट कराऊंगा, डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के बाद जीरो पुट कराऊंगा,
यहाँ तक हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी करते थे, यही कॉन्सेप्ट वहाँ भी समझाया है आपको। तो हम लोग यहाँ से x की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। फिर समझिए फंक्शन गिवन है, डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे, जीरो पुट करेंगे, पॉइंट की वैल्यू निकालेंगे। लेकिन अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट निकालना है, मैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट आगे को नहीं यूज करूंगा। मैं क्या करूंगा उस वाले रिजल्ट में, वो जो बिंदु आपने निकाला है इस परिभाषा के हिसाब से मान लीजिए उस x का मान क्या आ गया, c आ गया, ऐसा मैंने कहा तो मैंने से लिख दिया। फिर आप उसका उसी बिंदु पर उसके लेफ्ट में, अब लेफ्ट में कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए मेरा बिंदु 1 आया, 1 के लेफ्ट में सोचिए क्या आएगा, 1 के लेफ्ट में आप देखिए 0.9, ऐसा नहीं कि 1 के लेफ्ट में 0 ले लेंगे, 0 तो बहुत दूर की बात होगी। तो नजदीक में जाना है तो 0.9 पर, और उसके राइट में जाएंगे तो 1.1। देखेंगे ये चेंज हो रहा है या ये चेंज हो रहा है, अगर इस तरह का चेंज हो रहा है तो उच्चतम देखा, और इस तरह का चेंज हो रहा होगा तो निम्नतम आ रहा होगा। ठीक।